नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा की 5 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वो कई आधिकारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को भुवनेश्वर पहुंचेंगी। फिर 3 फरवरी को वो बालासोर में फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और विश्वविद्यालय के नए ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगी। बुधवार को राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वो आदिवासी नेता भांजबीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके अलावा वो महुल दीहा के सरकारी स्कूल की छात्राओं से बातचीत भी करेंगी। राष्ट्रपति कई परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन भी करेंगे। इनमें सरकारी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में विकास कार्य, एक आर्चरी सेंटर, शहर के सौंदर्यीकरण और ड्रेनेज सुधार कार्य, विभिन्न कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योजनाएं, एमएससीबी विश्वविद्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी कैंपस शामिल हैं। राष्ट्रपति 6 फरवरी को भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साझेदारी में आयोजित ब्लैक स्वान समिट इंडिया में भी शामिल होंगी। संसद का बजट सत्र चल रहा है। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे, जबकि भाजपा सदस्य तेजस्वी सूर्या इसका समर्थन करेंगे। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। भाजपा के सी सदानंद मास्टर ये प्रस्ताव पेश करेंगे और उनकी पार्टी के सदस्य मेधा विश्राम कुलकर्णी इसका समर्थन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट पेश किया। इसमें देश के विकास के लिए 53,47,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान, वित्तीय घाटे पर कंट्रोल और विकास पर फोकस रहा। बजट को हर वर्ग के लिए लाभकारी बनाया गया है, जिसके तहत टैक्स फ्रंट पर आम जनता पर कोई नया बोझ नहीं डाला गया। वहीं मिडिल क्लास को पहले दी गई राहत जारी रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026-27 को विकसित भारत की जरूरतों को पूरा करने वाला और युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म को बढ़ावा दे रहा है। पीएम ने कहा कि ये बजट लोकल से ग्लोबल बनने की ताकत देता है। ये बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूती दे रहा है। संसद में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश भर से आए छात्रों से बात की और बजट में किए गए प्रावधानों और आवंटनों पर विस्तृत चर्चा की। वित्त मंत्री ने छात्रों के साथ विस्तृत चर्चा करते हुए उन्हें बताया कि बजट कैसे बनता है और कैसे देश के सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों, कामगारों और समितियों के सदस्यों से मिलकर बजट में उनके विकास और बाजार में स्थिरता को ध्यान में रखकर बजट की घोषणा की जाती है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए 29 युवाओं ने संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट पेश करते हुए संसद में देखा। बजट प्रस्तुति देखने उनके लिए किसी सपने के साकार होने जैसा था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आम बजट 2026 को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम बताया है और कहा है कि शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर केंद्रित इस बजट में छात्राओं से लेकर कामकाजी महिलाओं तक को मजबूती देने के प्रावधान हैं। भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने मणिपुर में सरकार गठन के संबंध में नई दिल्ली में बैठक के लिए राज्य के सभी सत्ताधारी विधायकों को आमंत्रित किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव नई दिल्ली में विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह का विषय है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। विश्व आर्द्र भूमि दिवस समारोह के दौरान भूपेंद्र यादव एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी करेंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बजट 2026-27 में संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अंतर्गत 15 प्रमुख पुरातात्विक और धरोहर स्थलों को संस्कृति पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट युवाओं और महिलाओं के लिए आईना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या ने बजट को युवाओं के लिए समर्पित बताया है। वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए कुल 2.93 लाख करोड़ का कैपेक्स घोषित किया है, जिसमें सुरक्षा और सुधारों पर खर्च किया जाएगा और इसके साथ ही 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनने से दक्षिणी राज्यों के विकास को बड़ा बूस्ट मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी दुनिया के लिए उदाहरण बन रही है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि क्रिएटिव इकोनॉमी को और मजबूत करने के लिए अब देश भर के 15,000 हाई स्कूलों और 500 कॉलेजों को IICT से जोड़ा जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार तैयार होंगे। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने आम बजट को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बजट बताया और कहा कि इस सपने को साकार करने में युवाओं की भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती, लिहाजा वित्त मंत्री ने युवाओं को मजबूती देने से जुड़े कई सारे वित्तीय आवंटन किए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने इस बार के बजट को अभूतपूर्व बताते हुए इसकी जमकर सराहना की और कहा कि ये बजट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के समग्र विकास की मजबूत नींव भी रखता है। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रसन्नता जाहिर की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आज तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई है। भूकंप का केंद्र गुलमर्ग से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज मीडिया को जानकारी देंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नई दिल्ली में भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से करेंगी मुलाकात। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज शाम 4 बजे आयोग के सामने अपना पक्ष रखने की अनुमति दी है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जो कि 27 फरवरी तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें आगामी बजट सत्र की प्राथमिकताओं पर चर्चा होने की संभावना है, जो संभवतः इसी महीने के अंत में शुरू होगा। जम्मू और कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। सत्र की शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अभिभाषण से होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, 6 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगे। 6 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। रमजान और ईद के चलते इस सत्र में 20 फरवरी से 26 मार्च तक 35 दिनों का लंबा अवकाश रहेगा। यह सत्र 4 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा और इसमें कुल 22 बैठकें प्रस्तावित हैं। केरल के कोझिकोड में आज से अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद और वेलनेस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह 2 दिवसीय सम्मेलन केरल में स्वास्थ्य पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका को प्रदर्शित करता है। 90 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार विजेता दलाई लामा को अपने मौखिक एल्बम द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलिनेस द दलाई लामा के लिए पहली बार ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति अमृत उद्यान विंटर एनुअल एडिशन 2026 का औपचारिक उद्घाटन किया, जिसके बाद 15 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला अमृत उद्यान कल से 31 मार्च तक आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है। आगंतुक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अमृत उद्यान में प्रवेश ले सकते हैं। वहीं रखरखाव हेतु छुट्टी की वजह से सोमवार के अलावा सप्ताह के बाकी 6 दिन खुला रहेगा। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाके में भारतीय वायुसेना ने समय रहते मदद पहुंचाकर एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई। भारी बर्फबारी के चलते सभी सड़कें बंद थीं और किसी भी तरह की जमीनी मदद संभव नहीं थी, जिसके बाद वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर ने करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित धंडेरवारी गांव से 85 वर्षीय लकवाग्रस्त महिला को एयरलिफ्ट किया। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में गरज बिजली और तेज हवाओं की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी छिटपुट स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना। दिल्ली के कई हिस्से समेत गाजियाबाद, गुड़गांव और मुंबई शहर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में फिर से ताजा बर्फबारी हुई, जिसके बाद इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा सेवाओं को सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक 7.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आवंटन अगले वित्तीय वर्ष के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद GDP का 2% है, जो 2025-26 के बजटीय अनुमानों की तुलना में 15.19% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान से लगभग 10% ज्यादा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.4% रहने का है अनुमान, जबकि नॉमिनल GDP 8% रहने की संभावना। सेवा क्षेत्र 9.1% वृद्धि के साथ देश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख चालक बना हुआ है। मंत्रालय ने वर्ष 2026-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 17.15 लाख करोड़ रुपए रहने की संभावना जताई है। केंद्र सरकार ने 2026-27 के बजट अनुमानों में गैर ऋण प्राप्तियां 36.5 लाख करोड़ रुपए और कुल व्यय 53.5 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया है। 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.3% अनुमानित है। ऋण से GDP अनुपात 2026-27 में घटकर 55.6% होने का अनुमान। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का लाभ उठाने की सीमा 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए की गई। सेफ हार्बर को एक स्वचालित नियम आधारित प्रक्रिया द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में आयुष मंत्रालय के लिए आवंटन बढ़ाकर 4,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 10% से अधिक की वृद्धि है। प्रमुख उद्योग संघ एसोचैम ने कहा है कि पूंजीगत व्यय में 12.2 लाख करोड़ रुपए की भारी वृद्धि नए माल ढुलाई गलियारों, राष्ट्रीय जलमार्गों और शहरी आर्थिक क्षेत्र विकास के साथ उद्योग के बुनियादी ढांचे की कमियों से संबंधित चिंताओं का सीधा समाधान करती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सरकार तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को बड़ा प्रोत्साहन देगी, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो। सरकार के युवा शक्ति संचालित बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण खनिजों और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर खास बल दिया गया। महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी सरकार की प्राथमिकताएं बजट में साफ दिखाई देती है। बजट में इनके प्रसंस्करण के लिए जरूरी पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क में छूट की घोषणा की गई है। नेपाल के पर्यटन क्षेत्र के लिए जनवरी महीना उम्मीदों से भरा रहा। जनवरी 2026 में देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में साल दर साल आधार पर 15% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पारंपरिक टेक्सटाइल क्लस्टर्स के आधुनिकीकरण के लिए मशीनरी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और सामान्य परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों की स्थापना हेतु पूंजीगत सहायता की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की समर्पित एसएमई निधि का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य चुनिंदा मानकों पर भविष्य में उत्कृष्ट उद्यमों का सृजन करना है। आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से होगा प्रभावी। सरलीकृत आयकर नियम व फॉर्म उचित समय पर अधिसूचित कर दिए जाएंगे ताकि करदाताओं को इनसे परिचित होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सरकार को उम्मीद है कि देश में डेटा सेंटर क्षेत्र में निवेश 200 अरब डॉलर को पार कर जाएगा और इस पारिस्थितिकी तंत्र को बिजली देने के लिए परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वायदा कारोबार में रविवार को चांदी की कीमत 26,273 रुपए प्रति किलोग्राम या 9% लुढ़कते हुए 2.65 लाख रुपए प्रति किलोग्राम रह गए, जबकि सोना 3% टूटकर 1.47 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संस्थानों से लाभांश और अधिशेष के रूप में 3.16 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद, जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 3.75% ज्यादा। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्र में खनिकों को ले जा रही एक बस पर रूसी ड्रोन से हमला हुआ, जिसमें करीब 15 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव के कारण यूक्रेन वासियों द्वारा झेली जा रही समस्याओं के बारे में भी बात की, जिसे हाल के रूसी हमलों ने और भी बदतर बना दिया है। तुर्की के दक्षिणी प्रांत अंतालिया में एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य लोग घायल हो गए। तुर्की समाचार एजेंसी के अनुसार ये टेकेदाक से अंतालिया जा रही थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो ये एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। खामेनेई ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान को खाना चाहता है और उसके तेल पर कब्जा करना चाहता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका 30 साल से ज्यादा समय से ईरान में मौजूद था और उसकी पॉलिटिक्स, तेल इत्यादि को नियंत्रित करती थी, लेकिन अब ईरान इसे रोकेगा। पिछले महीने कराची में हुए भीषण आगजनी में दर्जनों लोगों की मौत के बाद रविवार को कराची में हजारों लोगों ने स्थानीय अधिकारियों के इस्तीफे और व्यवस्थागत सुधारों की मांग को लेकर रैली निकाली। क्यूबा की राजधानी में स्थित प्रतिष्ठित मालिकॉन पर शनिवार रात को औसतन 3 से 4 मीटर ऊंची लहरों ने निचले इलाकों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने कमजोर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सीरियाई सरकारी बलों और कुर्द नेतृत्व वाली सीरियाई डेमोक्रेट फोर्सेस के बीच हुए समझौते के समर्थन में हजारों कुर्द रविवार को सीरिया के कामिशली शहर में एकत्र हुए। सीरियाई सरकार और कुर्द बलों ने 30 जनवरी को एक युद्ध विराम समझौते की घोषणा की। इजरायली सैन्य इकाई COGAT ने कहा है कि राफा क्रॉसिंग को केवल लोगों की आवाजाही के लिए फिर से खोल दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में त्रिपक्षीय वार्ता एक नया दौर 4 और 5 फरवरी को अबुधाबी में होगा और उन्होंने कहा कि कीव सार्थक चर्चा के लिए है तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अमेरिका क्यूबा पर समझौता कर लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की चेतावनी को कम महत्व देते हुए कहा कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली जहाज वहां बहुत करीब मौजूद हैं और उम्मीद है कि हम एक समझौता कर लेंगे। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूरोपीय शक्तियां यूक्रेन में रूस को हराने में असफल रही, लेकिन इस कोशिश में उन्होंने खुद को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। थाईलैंड की संसद ने भूम जाथाई पार्टी के 58 वर्षीय नेता अनुतेन चरणविराकुल को अगला प्रधानमंत्री चुना। उनका चुनाव पिछले सप्ताह शिनावात्रा को पद से हटाए जाने के बाद हुआ। ब्रिटेन के पूर्व मंत्री पीटर मंडेलसन ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर पार्टी से दिया इस्तीफा। अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन के साथ कथित संबंध के कारण पीटर मंडेलसन ने इस्तीफा दिया है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने 1 फरवरी को आयोजित 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में खेल क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में 2 बड़ी घोषणाएं की। खेलो इंडिया को अब मिशन मोड में बढ़ाया जाएगा, वहीं खेल के सामानों के लिए एक नई पहल का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने खेलो इंडिया को लेकर कहा कि इसका उद्देश्य अगले दशक में भारत के खेल ढांचे और खिलाड़ियों के विकास को नई रफ्तार देना है।
वहीं वित्त मंत्री ने खेल क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए खेलकूद के सामानों के लिए एक नई पहल का प्रस्ताव रखा है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा और खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन मिलने की उम्मीद। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सुपर 6 मुकाबले में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 58 रनों से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय अंडर 19 टीम ने 252 रन बनाए थे, लेकिन पाकिस्तान की अंडर 19 टीम 46 ओवर 2 गेंद में 194 के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। भारत की इस धमाकेदार जीत के नायक रहे युवा ऑलराउंडर कनिष्क चौहान, जिन्होंने बल्ले और गेंद से कमाल कर दिया। आयुष म्हात्रे और किलान पटेल ने 3-3 विकेट झटके। युवा शटलर देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता के फाइनल में देविका का सामना मलेशिया की गो जिन बी को हराया। फाइनल में मलेशियाई की गो जिन बी ने बीच में ही मुकाबले से हटने का फैसला किया। इस प्रकार देविका को थाईलैंड मास्टर्स के महिला एकल मैच में जीत हासिल हुई। देविका का यह पहला थाईलैंड मास्टर्स का खिताब है। एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 की शुरुआत आज से हो रही है। प्रतियोगिता का आयोजन डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हो रहा है। आईसीसी ने पाकिस्तान सरकार के T20 विश्व कप 2026 को लेकर किए गए फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। संस्था का कहना है कि उनकी प्राथमिकता टूर्नामेंट का सफल आयोजन है। आईसीसी ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आधिकारिक सूचना का इंतजार है। पीसीबी से सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करते हुए आपसी सहमति से समाधान निकालने की अपेक्षा जताई है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान टीम के आगामी विश्व कप में शामिल होने की जानकारी दी और बताया कि उनकी टीम भारत के खिलाफ खेले जाने वाले 15 फरवरी के मुकाबले का बहिष्कार करेगी। कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल में दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। ये पहली बार है जब कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। कार्लोस का ये 7वां ग्रैंड स्लैम खिताब रहा। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।